हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्रुति है और मैं आपके सामने आज एक नया और पहला कोर्स लेकर आई हूँ और ये है क्लास 6 का एनसीईआरटी का भूगोल का कोर्स। ये कोर्स हिंदी माध्यम में होगा, तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम का छात्र है यहाँ पे तो वो अपना टाइम सेव कर सकता है। ये हिंदी मीडियम में है। हाँ, ये है कि आम बोलचाल की भाषा में होगा, तो ये आपको समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा। आम बोलचाल की भाषा में है तो आपको समझ आ जाएगा। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं। अगर मैं हिंदी मीडियम की बात कर रही हूँ तो ये क्यों? देखिए, यहाँ पे जो भाषा है ना वो बहुत ज़्यादा टफ है। एनसीईआरटी की जो भाषा है वो काफ़ी कठिन मालूम पड़ती है। उसकी वजह से क्या होता है, ज्योग्राफी ज़्यादातर बच्चे या तो सोचते हैं छोड़ दें या ऐसा सोचते हैं कि रट लें, पर वो रटने से काम चलता नहीं है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी सब्जेक्ट है। वो क्यों? देखिए, अगर आप आईआर पढ़ रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर किसी कंट्री के बारे में नहीं पता तो आप वहाँ की जलवायु, कृषि कैसे पता होगा? फिर आप उसके बारे में कैसे अच्छे तरीके से जान पाएंगे? इसलिए आपको जो ज्योग्राफी है वो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और जहाँ तक रटने की बात है तो यूपीएससी हो या पीसीएस हो, अब रटने से काम नहीं चलता। ठीक है गाइस। ओके, ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है। पहली बात, उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये लेसन जरूर देखिए। एक तो ये 7-8 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा और दूसरा ये, इसमें आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता चल जाएगा। ठीक है। मैं आपको एक बेसिक सा बताऊंगी कि कैसे मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप आगे के लेसन्स देखें, और अगर नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही समझदारी के साथ अपना समय इन्वेस्ट करें। ओके, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कि क्या रीज़न है कि ज्योग्राफी हमें कठिन लगता है। देखिए, मैं अगर आपसे बोलूँ कि आज हवा अच्छी चल रही है, ठीक है, तो मैंने कौन से शब्द का इस्तेमाल किया? हवा। मैंने हवा बोला, मैंने ये नहीं कहा कि आज पवन अच्छी चल रही है। अर्थात जब ज्योग्राफी में बात होगी तो शब्द का इस्तेमाल होगा पवन, लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हवा। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम अक्सर भूगोल में हिंदी मीडियम के छात्र रह जाते हैं, वो हमें समझ नहीं आता। ठीक है। कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो कहेंगे अरे नहीं, ये तो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, पर ज्यादातर जितने मैंने देखे, और इनफैक्ट मुझे खुद को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। आई थिंक आप में से कुछ लोग तो रिलेट जरूर कर पा रहे होंगे। ठीक है गाइस, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं कि हम इस लेसन को कैसे कंप्लीट करेंगे। देखिए, आपकी जो बुक है उसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। पृथ्वी हमारा आवास, तो इसका नाम क्या है? जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारा आवास है उसका नाम क्या है? पृथ्वी। अब इसको एक एग्जाम्पल से आप ये समझिए। अगर मैं आपसे बोलूं आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपना नाम बताएंगे। हमें पता है कि इसका नाम पृथ्वी है। फिर आप कहेंगे मैं इंडिया के इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, आप मान लीजिए आपने कहा मैं इंडिया के बिहार से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। अगर अब हम पृथ्वी की बात करें तो हमारी ये पृथ्वी कहाँ से बिलोंग करती है? इसकी भी तो कोई जगह होगी रहने की। वो है सौर मंडल। क्या है गाइस? सौर मंडल। इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी के बारे में पढ़ने से पहले हम सौर मंडल के बारे में जानेंगे। अब मैं आपसे और डिटेल पूछूंगी, क्या आप बिहार तक रुक जाएंगे? नहीं, आप कहेंगे बिहार के इस गांव में मैं रहता हूँ या रहती हूँ। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आप बताएंगे कि मैं इंडिया के इस स्टेट के इस गांव में रहती हूँ। ठीक। तो सौर मंडल जो है वो हमारी पृथ्वी की लोकेशन हो गई। ठीक है। अब लोकेशन के अलावा, क्या आप जहाँ पे रहते हैं, आप क्या अकेले रहते हैं? आसपास कोई तो होगा। इसका अर्थ हुआ आपके पड़ोसी। ठीक है। तो पृथ्वी का भी तो कोई पड़ोसी होगा, पृथ्वी भी तो अकेले नहीं होगी। पृथ्वी के पड़ोसी कौन है? उसके पड़ोसी ग्रह। तो सौर मंडल के अंतर्गत हमारे ग्रह भी आते हैं। ठीक है। और ग्रहों के अंतर्गत ही पृथ्वी है, पृथ्वी भी एक ग्रह है। उसके अलावा उपग्रह, आपको पता होगा उपग्रह जो है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है, वो है चंद्रमा। तो इसका मतलब हम उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। अब उपग्रह का भी पार्ट होता है, जैसे कि प्राकृतिक उपग्रह। फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी का अपना खुद का उपग्रह है। उसी तरह से मानव कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं। ठीक है।
तो मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं जिसे हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ये भी हमारे सौर मंडल का पार्ट हो गया उपग्रह, लेकिन मानव निर्मित जो उपग्रह है वो हमारा कृत्रिम है। ठीक है, उसके अलावा हम समझेंगे इसके अंदर और कौन आएगा, क्षुद्र ग्रह। अब आप ये बताइए एक बात मुझे कि क्या आप सभी लोग आसपास के जो भी पड़ोसी हैं क्या सब एक जैसे दिखते हैं? नहीं। अगर आप कहें, मैं इसको कहूं पहनावा, ठीक है, पहनावे में आप सभी अलग हैं, रहन सहन में आप सभी अलग हैं। ओके गाइस, भाषा में हमारी आपकी भाषा अलग अलग है। अगर हम बात करें संस्कृति, वो भी अलग अलग है। आप में से ही जो वीडियो देखने वाले लोग हैं इनमें से कई धर्म के लोग होंगे जो अलग अलग हैं। तो देखिए इतनी सारी विविधता हमारे कंट्री में, जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, उसमें भी विद्यमान है। तो विविधता तो हर एक कल्चर की, हर एक जगह की खूबसूरती होती है। तो क्या जहाँ पे पृथ्वी रहती है वहां एक खूबसूरती नहीं होगी? वहां पे भी है। वो कैसे है? यहाँ पे ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है। ठीक है, तो वहां पे भी जो इनके पड़ोसी हैं वो सारे एक जैसे नहीं है, अलग अलग प्रकार के हैं। और इन सभी पड़ोसियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब इसके नाम पे चलते हैं। देखिए सौर मंडल, सौर मंडल का क्या अर्थ है? सौर मंडल के नाम से पता चल रहा है, सौर का मतलब क्या है? सूर्य। अब जिस इंसान के नाम पे उस जगह का ही नाम पड़ गया हो, इसका अर्थ यह हुआ यह जरूर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, या तो ये शक्तिशाली है या तो ये सत्ता में है, कुछ ऐसा ही मालूम पड़ता है ना। तो उसी तरह से जो सूर्य है ये सौर मंडल का मुखिया है, ये हेड ऑफ द फैमिली है। ओके, तो हम सूर्य के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से सौर मंडल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ गई? सूर्य, उपग्रह, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इसके अलावा बहुत और भी सारी चीजें हैं जो काफी छोटी छोटी हैं। ठीक है, वो सभी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें सौर मंडल के अंतर्गत। और आपका जो ये क्लासिक्स का आपकी जो क्लासिक्स की बुक है, इसका चैप्टर नंबर 1 सौर मंडल में पृथ्वी है। ठीक है गाइस, तो एक तरीका था बताने का कि मैं इस तरह से पढ़ाऊंगी। अगर मैं इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, अगर ये 7-8 मिनट का रेशियो पार ना कर रहा हो, तो मैं जल्दी से आपको एक चीज और बताती हूँ। जैसे पृथ्वी, ये हमने पृथ्वी की अब स्थिति के बारे में जाना है कि पृथ्वी स्थित कहाँ पे है, उसके बारे में जाना है। उसके बाद हम आगे एक चीज और देखेंगे कि जो पृथ्वी है उसकी संरचना क्या है। ठीक है, उसकी संरचना क्या है। अब अगर हम संरचना की बात कर रहे हैं तो देखिए दो तरह की संरचना होती है। यहाँ पे नहीं हो पाएगा। दो तरह की संरचना होती है। पहली है आंतरिक, ठीक है, और दूसरी प्रकार की संरचना है बाहरी। अगर हम बाहरी संरचना की बात करें, जिसे हम अक्सर किताबों में पढ़ेंगे बाह्य संरचना, तो जो बाह्य संरचना है वो कौन सी है? जो कुछ भी हमें आंखों से दिख रहा है, अर्थात पर्वत, आप इसे पहाड़ भी कह सकते हैं, ठीक है, पठार, मैदान, ओके, नदियां, ठीक है। तो ये सभी चीजें हमारी बाहरी संरचना होगी पृथ्वी की। आंतरिक संरचना में क्या आएगा? आंतरिक संरचना में हमने पृथ्वी का विभाजन किया है। किस आधार पर किया है? हमने उसकी परतों के आधार पर विभाजन किया है। हमने ऐसे कहा ये सबसे ऊपरी परत है, ये उसके बीच वाली परत है, ये सबसे आंतरिक परत है। तो इसका एक अलग से आपका चैप्टर है, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा हमें डेप्थ में जाना पड़ेगा। विभाजन के अंदर ही अगर आप देखें तो और भी तरह के हैं जो आंतरिक ही होते हैं, लेकिन वो बाहरी आके बाह्य हो जाते हैं। कैसे? देखिए ज्वालामुखी। अब आप बताइए ज्वालामुखी कौन सी संरचना के अंतर्गत आता है? आप थोड़े से वो हो जाएंगे, क्योंकि ज्वालामुखी जब निकलता है, आप ये देखिए इधर मान लीजिए यहाँ पे ये लैंड हो गया हमारा, ओके, यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है, ठीक है गाइस, ये निकल गया ज्वालामुखी। लेकिन ये निकल कहाँ से रहा है? ये यहाँ से निकल रहा है, पृथ्वी के अंदर से निकल रहा है, इस एरिया से निकल रहा है। अर्थात ये जो ज्वालामुखी है, ये एक समय में, कभी एक ऐसा समय था जब ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब ये बाहर निकला तो ये पृथ्वी की बाहरी संरचना का हिस्सा हो गया। ठीक है, और जब ये पृथ्वी की बाहरी संरचना का हिस्सा कैसे हुआ? देखिए अब ये बाहर निकला, पहले ये गर्म है, लिक्विड फॉर्म में है, गर्म है, फिर ये धीरे धीरे जम गया, ठीक है, अब ये कठोर हो गया। कठोर होने के बाद इसी से हमारी बन गई चट्टानें,
ठीक है, इसी से हमारी बन गई चट्टानें, धातुएं अलग अलग। अब चट्टानों से हमारी क्या बन गई? मिट्टी। अब आप कहेंगे चट्टान से मिट्टी कैसे बन सकती है? बनती है, देखिए कैसे। दो चीजें होती हैं, पहला है क्षरण और दूसरा है अपर्दन। अपर्दन तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो मेन अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिवर है वो लार्ज स्केल पे अपर्दन करती है। हालांकि पवन भी बहुत अच्छे लेवल पे करता है, ठीक है, जो पवन है वो भी करता है। कैसे? जब हमारी जो पवनें हैं, जब ये उड़ती हैं, आ रही हैं, पवन आ रही है उधर से, तो अपने साथ बहुत सारे धूल कण उड़ा के लाती हैं, ठीक है। तो मिट्टी के कण इधर से उधर चलते रहते हैं। इसको हम ये कहते हैं कि प्राकृतिक संरचना जो है, इसमें कुछ ना कुछ क्रियाएं चलती रहती है, कभी भी स्थायित्व तो नहीं आता प्रकृति में। और जिस दिन स्थायित्व आ गया उस दिन प्रकृति समाप्त हो जाएगी। दूसरा क्या है हमारा? क्षरण। क्षरण का अर्थ ये होता है कि जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं वो लगातार चल रही हैं और धीरे धीरे क्षरण होता चला जा रहा है, ठीक है। उसकी अलग अलग क्रियाएं होती हैं जो हम आगे समझेंगे कि प्राकृतिक क्रियाएं क्या होती हैं। इसके लिए हम एक अलग से टॉपिक बनाएंगे, ठीक है गाइस। तो देखिए, अब चट्टानों से क्षरण से बहुत सालों में क्या होता है, चट्टानों से कन्वर्ट होके मिट्टी बन जाती है। तो आप अभी देख सकते हैं कि हमने पृथ्वी से शुरू किया और हमने उसकी अवस्थिति से लेकर के हम कहाँ पे जाके रुके? मिट्टी पे, ठीक है। तो इस तरह से ही हमें पढ़ना है, और अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी हमें बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत आसान से हमें समझ आ जाएगा। ओके गाइस, तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखें। इस समय कोविड-19 चल रहा है, आपको जरूरत ना हो तो बाहर ना जाए। ओके, मिलते हैं हम आपसे अगले लेसन में, जहाँ पे मैं बात करूंगी सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में, जिसमें मैं आपको लेसन नंबर 1 कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय।